वेलकम टू ऑल। हमारी चर्चा प्रारंभ है हिंदी साहित्य के नाटक विधा के महान नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन भाग 2 पर। भाग 2 के वर्णन के अंतर्गत पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राजकुमारी प्रियंगु मंजरी मल्लिका से मिलने के लिए उसके घर आती है और मल्लिका भी यथासंभव उसके आतिथ्य में लगी रहती है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका से बातें करते हुए उसका साहित्य के प्रति अनुराग देखती है और पूछती है कि ये ग्रंथ किसके हैं, और मल्लिका बताती है कि ये ग्रंथ कालिदास के हैं। कहीं न कहीं प्रियंगु मंजरी को हृदय में ठेस पहुंचता है और वह उसे बताती है कि अब वे केवल कालिदास नहीं है, वह कालिदास जो ग्राम प्रांत में बचपन से तुम्हारे संग घूमा करते थे और साहित्य रचना करते थे, अब वे कालिदास मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। वह उससे कहती है, प्रियंगु कहती है कि अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि गांव में मल्लिका इतनी गरीबी में भी कैसे कालिदास के इन ग्रंथों को प्राप्त कर पाती है। प्रियंगु मंजरी को मल्लिका समझाती है कि ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। यह सुनते ही प्रियंगु मंजरी को और भी आश्चर्य होता है। उसके घर की दयनीय हालत और बिगड़ती हुई आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए वह आश्चर्य करती है कि कैसे ऐसी परिस्थितियों में भी मल्लिका ने केवल और केवल अपने प्रेम के कारण कालिदास के इन ग्रंथों को मंगा कर रखा है और भोजपत्रों का भी संग्रह किया है। प्रियंगु कहती है, मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वह अपनी उदारता और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम उनकी बचपन की दोस्त हो, बचपन की संगिनी हो, इसलिए अपने बचपन के मित्र के प्रति मोह होना, उसकी साहित्य रचना के प्रति मोह होना स्वाभाविक सी बात है। वास्तव में दिल में थोड़ा दुख पहुंचने के बावजूद भी राजकुमारी ने अपनी वाक्पटुता और वाक विदग्धता का परिचय दिया है। वह अपनी बातों से बिल्कुल भी नहीं प्रकट करना चाहती कि उसे उसके बचपन की दोस्ती को लेकर किसी प्रकार का शक, संशय या किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना उसके हृदय में है। वह एकदम संयत भाव से, शालीन भाव से अपनी उदारता प्रकट करती है। वह कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उनके बचपन की संगिनी हो, और कुछ विचार करते हुए छत की ओर देखने लगती है। यहाँ तक की चर्चा हमने पिछले भाग में की है। आगे दोनों में क्या वार्तालाप होती है, आइए देखते हैं। जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। उसके बाद प्रियंगु फिर आगे कहती है, वे भी जब तक यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, इसीलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। फिर उसकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती हैं। वह कहती है कि केवल तुम ही नहीं उनकी यादों को संजोए हुए, देखो कालिदास भी अभी भी तुमको याद करते हैं और यहाँ की यादों में खो जाते हैं। वे अपने ग्राम प्रांतर ग्राम के लोगों, गांव के सौंदर्य के साथ साथ जो उसकी प्राकृतिक सुषमा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, हरित शावक है, पर्वतीय मालाएं हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ की हरियाली है, यहाँ के पहाड़ हैं, इन सब के साथ साथ वह तुम्हें भी याद करते हैं और कभी कभी तो इन यादों में खो जाते हैं, आत्मविस्मृत हो जाते हैं, और संभवतः इसीलिए कभी कभी राजनीतिक कार्यों से उनका मन उखड़ जाता है, उनका मन लगता नहीं है। फिर वह मल्लिका की ओर देखकर कहती है, ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। यह बताने के बाद कि वह अपने गांव, ग्राम, प्रदेश और तुम्हारी यादों में कभी कभी आत्मविस्मृत होकर के राजनीतिक कार्यों से मन हटा बैठते हैं, वह आगे मल्लिका को समझाती है कि राजनीति और साहित्य दो अलग अलग क्षेत्र हैं। साहित्य अपनी व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत कल्पनाशीलता को लेकर कवि लिखता है,
कवि हो या लेखक, वह अपनी क्षमता, अपनी साहित्यिक उत्सर्जना के द्वारा अपनी साहित्यिक रचनाओं का प्रणयन करता है, किंतु राजनीति प्रजा सापेक्ष होती है। राजनीति में शासन सत्ता संभालना कोई सरल कार्य नहीं है। यहाँ पर नियमों का निर्वाह आवश्यक होता है। जरा सी चूक कहीं हो जाए तो शासन व्यवस्था डगमगा जाती है और प्रजा के बीच में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चूंकि वह राजकुमारी है और बचपन से ही शासन प्रशासन के बीच में रही है, इसलिए वह अच्छी तरह जानती है कि प्रशासन कितना कठिन कार्य है। राजकीय शासन में व्यक्ति को कितना धैर्य रखना पड़ता है और कितने धैर्य के साथ एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है। यदि कहीं भी किसी नियम की अनदेखी हो जाए और प्रजा सापेक्ष व्यवहार न हो, प्रजा के हित की रक्षा न हो सके, तो कैसे राज्य में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वह मल्लिका को समझाना चाहती है कि कालिदास अपने जीवन के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। पहले चरण में जब वे ग्राम प्रांत में थे और यहाँ से गए थे, तब भी साहित्यिक रचनाओं के प्रणयन में उनका दिमाग लगता था। उनकी बुद्धि, उनकी चेतना, उनका हृदय, उनकी भावनाएं सब कुछ साहित्यिक सर्जना में ही रहती थी। साहित्यिक सर्जना में ही वे लीन रहते थे और नए नए साहित्य का सृजन करते थे। लेकिन अब राजा बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उन्हें प्रशासन संभालना है। ऐसी अवस्था में यदि कभी वे आत्मविस्मृत होकर यहाँ की बातें याद करने लगते हैं तो प्रशासन से उनका मन हटता है। ऐसी परिस्थिति में उनको प्रशासन के साथ बांध कर रखना, प्रशासनिक कार्यों में बांध कर रखना मेरे लिए बहुत दुष्कर हो जाता है। साथ ही साथ वह यह भी समझाने का मल्लिका को प्रयास करती है कि अब कालिदास विवाहित हो चुके हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, और अगर वे आत्मविस्मृत होते हैं तो उन्हें पुनः प्रशासकीय कार्यों में लीन करने में, प्रशासकीय कार्यों में बांधे रखने में मुझे बहुत यत्न करना पड़ता है। वह स्पष्ट रूप से कहती है, इस कार्य में मेरी चिंता लगी रहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि वे भली भांति प्रशासन को संभाल सके, क्योंकि अब वे केवल एक कवि नहीं है, वे मातृगुप्त नाम के राजा बन चुके हैं। उनका नाम राजा के रूप में मातृगुप्त हो चुका है और अब उन्हें प्रशासन संभालना मुख्य कार्य है। अब उनको अपने प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ, ताकि उनका मन प्रशासन के कार्यों में लगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शासन व्यवस्था जगमगा जाएगी, डगमगा जाएगी और एक राजा के रूप में यह एक असफलता होगी। जीवन के साहित्यिक सर्जना के क्षेत्र में वह उनका पहला चरण था, लेकिन अब वे जीवन के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जहां प्रशासन को संभालना उनकी मुख्य जिम्मेदारी है, उनका मुख्य कर्तव्य है। मल्लिका कहती है, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। मल्लिका सीधी सादी गांव की भोली भाली बाला है। वह ग्राम्य बाला राजनीति के दांव पेच क्या जाने। वह स्पष्ट रूप से अपना अभिमत देती है कि राजकुमारी, मैं राजनीति की बातें क्या जानूं, मैं तो एक साधारण ग्राम बाला हूँ। प्रियंकु कहती है, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। प्रियंकु मंजरी स्पष्ट रूप से कहती है, इसका कारण यह है क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रही हो, संभवतः इसीलिए तुम राजनीति के विषय में अत्यधिक नहीं जानती। राजनीति में तुम प्रवीण नहीं हो, लेकिन मैं चूंकि राजकुमारी हूँ, शासन सत्ता के बीच रही हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि प्रशासन का कार्य संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। साहित्य रचना तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हम अपनी कल्पनाशीलता और अपने अनुभवों के साथ अपनी साहित्यिक जो हमारी क्षमता है, हमारा ज्ञान है, उसके अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार हम लिखते हैं। वहां पर हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रशासन प्रजा सापेक्ष जिम्मेदारी है, जिसको संभालना बहुत कठिन काम है और तुम इस विषय में नहीं जानती, क्योंकि इसका कारण जो सबसे बड़ा है वह यह है कि तुम इसी ग्राम प्रदेश में रहती हो बचपन से, इसलिए राजनीतिक कार्यों से तुम अनजान हो। वह ऐसा करते हुए उठने लगती है, ऐसा बोलते हुए तब मल्लिका भी उसके साथ उठने लगती है। मल्लिका भी उठने लगती है तो कंधे पर हाथ रखकर वह उसे बिठा देती है। बैठी रहो। और फिर उसकी ठोड़ी को हाथ लगाते हुए उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है।
वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें उनका समय भी जाता है और शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय उस तरह नष्ट ना हुआ करे। मल्लिका के सामने आकर वह रुक जाती है। मल्लिका की ठोड़ी छूकर वह उसे एहसास दिलाना चाहती है कि देखो, वह ग्राम प्रांतर के जीवन से ऊपर उठ चुके हैं। यदि वे बार बार यहाँ की यादों में खोएंगे तो प्रशासन के कार्यों में उनका मन नहीं लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कि यहाँ का कुछ वातावरण अपने साथ ले जा सकूं। यहाँ का कुछ वातावरण, कुछ लोग मेरे साथ जाएंगे तो शायद इनके करीब रहकर उनका मन लगा रहे, वे आत्मविस्मृत ना हो। क्योंकि जब वे धैर्य खो देते हैं आत्मविस्मृत होकर के, तब प्रशासनिक कार्यों की बड़ी क्षति होती है, बड़ा नुकसान होता है प्रशासन में, और मैं ऐसा नहीं चाहती। वह कहती है कि वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है और शक्ति भी। और वह कहती है जब वह धैर्य खो देते हैं तो प्रशासन को पुनः स्थापित करने में, या यूं कह लीजिए कि जो प्रशासन में गड़बड़ी आती है उसको ठीक करने में बहुत ही समय और शक्ति का खर्चा होता है। हमारा पोटेंशियल भी जाता है, हमारी शक्ति भी जाती है और हमारा समय भी नष्ट होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ यहाँ का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाऊं। आगे वह कहती है, इसीलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरित शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ाशैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के से कुछ घरों का भी वहां निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को भी वहां ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। अब राजकुमारी अपनी बुद्धि का और अपने प्रशासनिक कौशल का परिचय देते हुए कहती है कि चूंकि वो यहाँ की यादों में आत्मविस्मृत होकर प्रशासन के कार्यों से उनका मुंह भंग होता है, इसलिए मैं यहाँ से कुछ श्रावकों को ले जाकर अपने राजकीय उद्यान में पालूंगी ताकि उन्हें अपनेपन का एहसास हो। यहाँ से औषधियां ले जाऊंगी पर्वतीय क्षेत्रों की और उन्हें अपने उद्यान की पर्वत शिलाओं और अन्य क्रीड़ा स्थलों पर लगाऊंगी ताकि उन्हें देखकर इनका मन बहला करे जैसे कि वे अपने ही प्रदेश में हों। साथ ही साथ वह कहती है कि मामा मातुल और उनका परिवार तो हमारे साथ जा ही रहा है, साथ ही साथ मैं गांव के कुछ अनाथ बच्चों को भी ले जाऊंगी ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर सकूं। ये सब करने से शायद कालिदास को प्रसन्नता मिले और उनका मन प्रशासनिक कार्यों में लग सके। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है और फिर वह टहलती हुई कमरे के दूसरे भाग में चली जाती है। वह एक बड़ा आगे का कमरा होता है जहां एंट्री के पास ही वो दोनों खड़े होकर बातें कर रहे हैं, जहां चौकी और आसनी, तख्त और आसनियां रखी हुई हैं। कई आसनी उसके घर कई मोड़े हैं जो अब जर्जर स्थिति में हैं। कुछ पर कालिदास के ग्रंथ रखे हैं, एक पर भोजपत्र है और एक आसन वह प्रियंगु मंजरी को देती है। प्रियंगु मंजरी बैठना पसंद नहीं करती और टहल टहल के पूरा घर देखती है और पूरा कमरा देखने के बाद प्रकोष्ठ का दूसरा भाग यानी कमरे का दूसरा भाग, प्रकोष्ठ यानी कक्ष, कमरा। मल्लिका कहती है, आप बहुत उदार हैं, और कहती है, मल्लिका से वह पूरा घर देखने के बाद कहती है, देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है, इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थापति हमारे साथ आए हैं। क्यों? वह कहती है कि देखो, तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में हो गया है। कहीं न कहीं वह इस बात को समझती है कि चूंकि मल्लिका एकाकी जीवन व्यतीत कर रही है और उसकी माँ बीमार हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है, इसलिए घर को संभालने वाला, सहेजने वाला और इसका संस्कार करवाने वाला कोई यहाँ पर है नहीं। और चूंकि वह उसके पति के बचपन की संगनी है तो उसका घर इतनी जर्जर स्थिति में होना अच्छी बात नहीं है। कहीं न कहीं वह अपनी उदारता का परिचय देते हुए घर को ठीक करवाने के लिए कहती है कि मेरे स्थापति जो इंजीनियर मेरे साथ आए हैं, मैं उनसे कह जाऊंगी, वे इस घर का परिसंस्कार कर देंगे। परंतु मल्लिका को, जो कि बहुत स्वाभिमानी ग्राम वाला है और अपनी परिस्थितियों से हर हाल में खुश है, वह राजकुमारी को धन्यवाद देते हुए इसके लिए मना करती है। उसका स्वाभिमान आहत होता है। वह कहती है, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होगी। प्रियंगु मंजरी कहती है, फिर भी चाहूंगी कि इस घर का
परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ करनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? इस प्रकार प्रियंगु मंजरी अपनी योजना बनाती है कि इसमें बुरा क्या है। तुम कालिदास के बचपन के मित्र हो। मैं मामा मातुल के घर को फिर से तो बनवा ही रही हूँ, उनके भवन का कार्य करवा ही रही हूँ, तो फिर तुम्हारे घर का भी परिसंस्कार साथ साथ हो जाएगा। इसमें बुरा ही क्या है? मेरे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए मैं इंजीनियर्स को यहाँ छोड़ जाऊंगी। वे आएंगे और यहाँ पर मामा मातुल का घर बनवाएंगे, साथ ही साथ तुम्हारे घर का भी परिसंस्कार कर देंगे। इसमें बुराई ही क्या है? मल्लिका को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर वह अपने आतिथ्य संस्कार से बधी हुई कुछ नहीं बोलती है। आगे उन दोनों में ये वार्तालाप क्या मोड़ लेती है, इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए।